गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ एनालिसिस। आज 3 नवंबर है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप कल वाला जो सेशन था आप लोगों ने अटेंड कर लिया होगा। जिन्होंने भी अटेंड नहीं किया है वो कल का सेशन ज़रूर अटेंड कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने डिस्कस किया था कल भी और नोट डाउन करेंगे। किसी को कन्फ्यूजन हो, अगर कोई टॉपिक में दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8750069419 पर। जो भी कोचिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी है, मुझसे बात कर सकते हैं न्यूज़ को लेकर के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज 3 नवंबर है और सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अर्थ अवार्ड के बारे में। अर्थ अवार्ड, आई होप आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो पहले। अगर नहीं सुना है तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अर्थ अवार्ड मतलब ही समझ में आ रहा है कि कुछ एनवायरनमेंट से संबंधित होगी चीज़ें, राइट। और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जिस तरीके से हर तरफ प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, ऐसे में एनवायरनमेंट को सही से रखना, प्रोटेक्ट करके रखना ही हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी है, राइट। तो अर्थ अवार्ड हमें इतना समझ में आ रहा है नाम से ही कि ये कुछ एनवायरनमेंट से संबंधित होगा। दूसरी चीज़, अभी जो हम बात कर रहे हैं 2023 के अवार्ड की बात कर रहे हैं। इसमें बीट प्लास्टिक पोल्यूशन ये इनिशिएटिव लाया गया था। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, जितने भी प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि पॉलीथीन यूज़ करते हैं या प्लास्टिक के जितने भी सामान होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, बाद में वो जो कचरा होता है, चाहे प्लास्टिक की बॉटल हो, कुछ भी हो, एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो अभी यूनाइटेड नेशंस का जो हाईएस्ट एनवायरनमेंट ऑनर है, जिसको कि हर साल दिया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, जिसको कि हर वर्ष दिया जाता है। ठीक है, और ये प्रोग्राम 2005 से चला आ रहा है। तो उद्देश्य क्या? उद्देश्य यही है कि भाई जिसको भी ये अवार्ड दिया जाएगा वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम करेंगे। जैसे अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए रैंक्स दिए जाते हैं कि आप फर्स्ट आए, सेकंड आए। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये अवार्ड है जो यहाँ दिया जा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए दिया जा रहा है कि ताकि लोग और अच्छा काम करें, देश और अच्छा काम करें और आगे आने वाले जनरेशन को भी इसमें ले करके आए, ताकि जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, अगला न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगरतला अखूरा रेल लिंक, ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, ये बहुत पहले से ये प्रोजेक्ट चला आ रहा है। अक्सर न्यूज़ में आता रहता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि सवाल कभी भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपसे बन सकता है। अगरतला अखूरा रेल लिंक, सबसे पहला तो है कि क्या ये 2 राज्यों के बीच में है या 2 देशों के बीच में है, क्या है? तो अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखिए इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, हिंदी वाला ट्रांसलेशन दूसरा है। तो मैं स्लाइड में जब आप लोग को PDF शेयर करूँगी तो यहाँ पे आपको हिंदी वाला ट्रांसलेशन दिख जाएगा। ठीक है, अभी आप सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 देशों के बीच में एक नया रेल लिंक है, जो भारत में नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इंडिया है और बांग्लादेश, इन दोनों को जोड़ता है। 12.24 किलोमीटर का ये रेल लिंक है, 12 किलोमीटर लगभग, और अभी इसको इनॉग्रेट किया गया हाल ही में। ठीक है, मतलब उद्घाटन किया गया। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो भारत से बांग्लादेश को रेल के माध्यम से जोड़ा गया। दूसरा फ़ायदा कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसके डेवलपमेंट में सहायता मिलेगी। तीसरा फ़ायदा, हमारी पॉलिसी है IR में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमारी एक पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके पहले एक पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी। आप लोग जब IR पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा भी होगा, पूर्व की तरफ देखो पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, उसके बाद आया एक्ट ईस्ट पॉलिसी कि पूर्व की तरफ से आप एक्शंस कीजिए, मतलब आप प्रोजेक्ट्स लेकर के आइए, साथ में बिज़नेस कीजिए, साथ में
इस तरीके से प्रोजेक्ट्स लेकर के आई। तो ये मतलब हम ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, जो भी ये दो देश हैं, इनके साथ हम अपना जो संबंध है उसको और ज़्यादा प्रमोट करें, है ना। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत भी आएगा ये अगरतला अखूरा रेल लिंक। इसका स्ट्रेटेजिक फ़ायदा बहुत मिल सकता है भारत को, ठीक है। तो 2003 में ही सैंक्शन हुआ था प्रोजेक्ट, 2013 में जाकर 10 साल बाद इस पे साइन कर दिया गया दोनों देशों के द्वारा, और अब फाइनली जाकर के इसका उद्घाटन हो चुका है। तो ये अगरतला जो कि भारत में त्रिपुरा में है, राइट, अगरतला त्रिपुरा में है और अखूरा बांग्लादेश में है। इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ावा देगा। इतना क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों से न्यूज़ में है, लेकिन अभी चूँकि इसको फाइनली इनॉग्रेट कर दिया गया इसलिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेशन जो होगा वो बांग्लादेश में गंगा सागर होगा। गंगा सागर पहला स्टेशन होगा जो बांग्लादेश में जाकर के होगा, ठीक है। अगला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेरॉयड के बारे में है। क्या आप लोग एस्टेरॉयड के बारे में जानते हैं? एस्टेरॉयड क्या होता है? देखिए, एस्टेरॉयड बेल्ट है हमारे, जब आप अंतरिक्ष की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में एक पूरी पट्टी है, उसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट है एस्टेरॉयड का डिंकीनेस, ठीक है। तो डिंकीनेस अगर एग्ज़ाम में आता है कि ये न्यूज़ में था, ये क्या है, तो आपको इसको समझ जाना है कि ये एक एस्टेरॉयड है, ओके। तो नासा का जो लूसी स्पेस क्राफ्ट है वो इस पर स्टडी कर रहा है। जुपिटर का जो एस्टेरॉयड है और इन सारे एस्टेरॉयड पर स्टडी कर रहा है कौन? नासा का लूसी स्पेसक्राफ्ट। लीनियर सर्वे हुआ था 1999 में, उसी समय में डिस्कवर किया गया था इसको। और ये कहाँ पे पाया जाता है? एस्टेरॉयड बेल्ट में, जो मार्स और जुपिटर के बीच में वो बेल्ट है, ठीक है। डिंकीनेस जो है एस टाइप का एस्टेरॉयड है। एग्ज़ाम में क्या आ सकता है? सिंपल पूछा जाएगा कि डिंकीनेस वाज इन न्यूज़, ये क्या है? ऑप्शंस रहेंगे वहाँ पे, स्टार है, एस्टेरॉयड है, प्लांट है, कुछ भी रहेगा। तो हम लोग को पता हो ये एक एस टाइप का एस्टेरॉयड है जो कि न्यूज़ में भी चल रहा है, क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। इतना क्लियर है। और इसकी ख़ास बात एक ये भी है कि ये 12 साल में जो लूसी स्पेसक्राफ्ट है, नासा का बहुत पुराना मिशन है, 12 साल से चल रहा है। तो इतने लंबे समय में ये पहला एस्टेरॉयड है जिसको कि ढूंढा है लूसी ने, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट एस्टेरॉयड। लूसी स्पेसक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये जो लूसी मिशन है वॉज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2021। लूसी मिशन को 2021 में लॉन्च किया गया था नासा यूएस के द्वारा, ठीक है। एंड नासा विल फर्स्ट फ्लाई बाय द डिंकीनेस एंड अनदर एस्टेरॉयड इन द मेन बेल्ट। जो वहाँ पे एस्टेरॉयड का बेल्ट है वहाँ पे लूसी ने इसको फाइंड आउट किया है। लूसी एक बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया यूपीएससी में, तो इस बार हो सकता है कि आपसे एस्टेरॉयड के बारे में पूछा जाएगा। अगला न्यूज़ है हाउथीज़। हाउथीज़ क्या है, कहाँ है, ऐसा कुछ एग्ज़ाम में आ सकता है। हाउथीज़ जो है वो एक क्लैन है, ठीक है, क्लैन है, कबीला कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा कबीला है, बिलोंगिंग टू द जैदी शिया सेक्ट। जैदी शिया सेक्ट का संप्रदाय का एक बहुत बड़ा कबीला है हौथी। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि हौथी न्यूज़ में था, इट इज़ रिलेटेड टू, कुछ इस तरीके से आ सकता है, ठीक है ना। तो हौथीज़ मूवमेंट भी आया था एक बार, वो गॉड के सपोर्ट में था, ठीक है, हाउथीज़ मूवमेंट। तो हाउथी क्या है? एक कबीला है, बहुत बड़ा क्लैन है, जैदी शिया सेक्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। यमन जो आपका देश है यमन, वहाँ पे हम इनके बारे में जान सकते हैं, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है WJC रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन की,
ठीक है, WJC वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन, इनकी रिपोर्ट आई किस चीज़ पर, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसकी रिपोर्ट आई है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू कॉम्बैटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैज़ रिलीज्ड अ न्यू रिपोर्ट, एक नया रिपोर्ट लाया है किसने, वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन ने। तो वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO की तरह है, और ये किस पर रिपोर्ट लेके आई है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, जो जितने भी आपके वन्य जीव होते हैं उनको लेकर के जो अपराध होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, उसको लेकर के इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, और उसका जो रिपोर्ट का टाइटल है वो है कन्वर्जेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम विद अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेंट, ये सारे मतलब चीज़ों पर रिपोर्ट निकाला गया। लेकिन पहली बार जो ये वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन है, इन्होंने जो रेत खनन होता है, बालू को जो निकाला जाता है, रेत खनन होता है, या इलीगल सैंड माइनिंग हम बोल सकते हैं, उसका कितना बुरा प्रभाव एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है, उसको भी इस रिपोर्ट में शामिल किया है। तो ये इसकी खास बात है। वैसे तो ये बहुत सारी चीज़ें निकालते ही हैं, मानव तस्करी, धोखाधड़ी, दवाएं, जो अवैध दवाओं का इस्तेमाल होता है, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ पहले भी ये निकाल चुके हैं। लेकिन अभी की जो खास बात ये है कि वो पर्यावरण में रेत खनन का कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कितना बड़ा अपराध है, उसको इन लोगों ने हाईलाइट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे अब देखना शुरू करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपका पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पॉलिटी सब लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ लिया होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2018 में ये सवाल पूछा गया है कि इनका जो वैल्यू ऑफ वोट होता है, ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर राज्यों का के MLA का जो वोट होता है वो वेरी करता है, मतलब अलग अलग होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट है कि लोकसभा के सांसद के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। जो MP होते हैं लोकसभा वाले, उनका जो वैल्यू ऑफ वोट है और जो राज्यसभा के MP के वैल्यू ऑफ वोट है उनसे ज़्यादा है। तो क्या लगता है आपको दोनों स्टेटमेंट में सही कौन सा है? पहला वाला है, दूसरा वाला, या दोनों ही सही हैं, या कोई भी सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट जो है MLA का वो वेरी करता है, राज्य में अलग अलग होता है। लेकिन ऐसा नहीं MP लोकसभा के हों या राज्यसभा के, वैल्यू ऑफ वोट सेम होता है। ओके, कोझिकोड और ग्वालियर, इनको यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा, 99% चांस हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन आ जाए। यूनेस्को हर साल ये एक नेटवर्क निकालती है जिसमें कि अलग अलग शहरों को नामित किया जाता है उनके खासियत के आधार पर। कहीं पर किसी शहर को म्यूज़िक के आधार पर, किसी को डांस के आधार पर, किसी को लिटरेचर के आधार पर घोषित किया जाता है और फिर वहाँ पे उसके वैल्यू को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, इसमें 2 और शहरों को भारत में जोड़ दिया गया है, कोझिकोड और ग्वालियर। ठीक है, तो कोझिकोड जो कि केरला में है, इसको लिटरेचर, सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है। कोझिकोड में मतलब लिटरेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसलिए सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है। वहीं जो ग्वालियर है जो कि मध्य प्रदेश में है, उसको सिटी ऑफ म्यूज़िक का दर्जा दिया गया है। तो ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा और भी राज्य हैं भारत में, जैसे 2015 में जयपुर को क्राफ्ट और फोक के आधार पर घोषित किया गया था। वाराणसी यानी बनारस जो है, वाराणसी, इसको क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक। तो अभी हमने देखा है ग्वालियर को भी सिटी ऑफ म्यूज़िक घोषित किया गया है। तो चेन्नई, बनारस, ग्वालियर ये सिटी ऑफ म्यूज़िक के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुंबई है फिल्म के लिए, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, श्रीनगर को भी क्राफ्ट और फोक आर्ट के लिए
घोषित किया गया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो यूनाइटेड यूनेस्को का है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, 2004 से स्टार्ट किया गया है इसको, ठीक है। प्रमोट किया जाता है यहाँ पे, आपस में कोऑपरेशंस को बढ़ाया जाता है, शहरों के बीच में शहरों की जो खासियत है उसको बढ़ाई जाती है, लोगों के नज़र में उस शहर को टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो ये 2004 से प्रोग्राम चला आ रहा है। फाइन। लास्ट में एक सवाल देखेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम 2017 में सवाल पूछा गया था राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के बारे में। 2 स्टेटमेंट है, एक है पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट है कि इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विद प्राइसेस क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। दोनों स्टेटमेंट में क्या दोनों सही हैं या गलत हैं, क्या लग रहा है? तो आंसर इज़ सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में, नैम के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही करें बच्चों, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे न्यूज़ के साथ में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सुन लेंगे, कल जिसने नहीं देखा हो वो वीडियो देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू सो मच।